बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 वेव्स की तरफ मूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की सुपरपोजिशन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, वेव्स के बारे में हमने 2 लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से समझने की कोशिश की। हमने पढ़ा वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं, और वेव्स अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो उनकी रिलेटिव स्पीड की वजह से क्या क्या असरात पड़ते हैं। हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा और उसके एप्लीकेशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि अगर 2 वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाए। एक्चुअली सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है कि जब 2 वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं तो क्या क्या चीजें हासिल होती हैं। यानी मतलब अगर एक वेव, ये वेव है आपकी, ये वेव यहां से मूव करके इस रीजन से यहां जा रही है, दूसरी वेव भी आपकी मतलब यहीं से स्टार्ट होती है, ये ले, और आपकी वेव यहां से होते हुए यहां चली जाती है। तो अगर ये दोनों वेव्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो उस जगह पर आपको क्या रिजल्ट हासिल होने वाला होता है, यानी रिजल्टेंट वेव्स क्या होती हैं हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक वेव जो है वो यूं ही जा रही हो, इसी तरीके से जिस मेथड से ये ए वाली वेव है, ये बी वाली थी, ये सी वाली वेव है, तो अगर ये वेव भी हमारे साथ इसी तरीके से जा रही हो तो ये भी अगर इंटरेक्ट हो जाए तो क्या रिजल्ट हासिल होगा। तो आज हमारा टॉपिक यही है। मैं पहले डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एक अदना सी कोशिश करूं आपको समझाने की, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। When 2 or more waves, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स आर पासिंग थ्रू, जब वो गुजर रही होती है, द सेम रीजन, एक ही रीजन में गुजर रही होती है, यानी यही रीजन है हमारे पास, ठीक है, यानी एक ही इलाके में गुजर रही होती है एट द सेम टाइम, और उसी वक्त गुजर रही होती है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट वेयर दे इंटरैक्ट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हासिल होता है किसी भी पॉइंट पर जहां वो इंटरैक्ट कर रही है। मतलब अगर देखें, इन तीनों वेव्स का इंटरेक्शन तो हर जगह पर मौजूद है, यानी ये तीनों एक ही रीजन में, एक ही टाइम में, एक ही जो है जगह पर ये इंटरैक्ट कर रही है हमारे पास। तो वो जो सम हासिल होगा, मतलब वो जब इंटरैक्ट होंगी, इंटरैक्ट होने से जो रिजल्टेंट वेव हमारे पास आएगी। स्टूडेंट, रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज में पढ़ा था, ठीक है। तो जब उनका रिजल्टेंट आएगा, यानी जो उनका टोटल रिजल्ट हमारे पास आएगा, is equal to the vector sum of the individual displacement due to each pulse at that point, यानी हर पॉइंट पे जो उनका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है हर पल्स का, और वो उसका जो टोटल सम होगा वो हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का रिजल्ट कहलाता है हमारे पास। मैं अभी शायद आपको ये बहुत सारी बातें इसकी समझ ना आई हूँ, जब तक मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं तो शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो, या आपने अपने माइंड में रखना है, और मैं अब आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम दोबारा चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक वेव है, ये हम ले लेते हैं, ये हमारी ए वेव यहां से जा रही है, यहां से होते हुए ये हमारी चली है, और इस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको एम्पलीट्यूड भी कहते होते हैं। याद रखिएगा, वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये इसका एम्पलीट्यूड है जिसको XM कहते हैं। फर्ज करें ये XM हमारे पास 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम मीन पोजीशन। द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये अब अगर मेरे पास फर्ज करो एक और वेव इसके साथ सुपरपोज होती है, देखिए ये होती है। अब ये दूसरी वेव है जो इसके साथ ही सेम रीजन में और सेम, ये इवन ये सेम डायरेक्शन में भी जा रही है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्शन सेम हो। सम टाइम ऐसा होता है डायरेक्शन अपोजिट भी होती है, मैं उसके बारे में भी आपको कराऊंगा, उसको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। ये देखें, दूसरी ए वेव जो थी उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 था, और जो बी वेव थी हमारे पास उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से यहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। आई होप आप मेरी बात समझ होंगे। अब दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड पर है, यानी ये भी मीन से अबव 3 सेंटीमीटर है, ये भी मीन से अबव 6 सेंटीमीटर है, दे बोथ हैव सेम डायरेक्शंस। अब इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी, रिजल्टेंट वेव, उसको हम इसका जो है वो सुपर पोजिशन कहेंगे, यानी जो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव्स क्या आ रही है। देखिए रिजल्टेंट है कि अगर हम XM1 वाली में XM2 वाले को ऐड कर लें तो ये 6 और 3 अगर मैं ऐड करूं तो 9, यानी एक्चुअली हमारे पास यहाँ जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो 9 के एम्पलीट्यूड वाली मिलेगी, यानी ये रिजल्टेंट वेव है। और इसी तरह अगर ये 3 और 6 है तो यहाँ भी आपको 9 वाली मिलेगी, यहाँ भी आपको 9 वाली मिलेगी। यानी एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो दो वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो उनका जो सम होता है वो एक्चुअली रिजल्टेंट आपको हासिल होता है। सो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और ये उसका रिजल्ट होगा सारे का सारा। तो ये इसका रिजल्टेंट वेव है जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए, फर्ज करें एक वेव हमारे पास ये जा रही है, ये हमारे पास वेव जा रही है। अब इसके साथ ही एक और वेव जो है वो आउट ऑफ द फेस जा रही है। आउट ऑफ द फेस कहते हैं कि सेम वेव होगी लेकिन उसका जो रीजन होगा वो एंगल डिफरेंस होगा, वो 180 डिग्री का होगा। एंगल्स के वाले से भी मैं आपको बताऊंगा। यानी ये देखें, आउट ऑफ द फेस का मतलब हुआ कि ये स्टार्ट यूं होगी हमारे पास, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है फर्ज करो, और इसका यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुई है स्टूडेंट्स, इंटरैक्ट हो गए। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा, आप ये अबव द रीजन है, ये बिलो द रीजन है। सेम जब ये वाली वेव यहां पहुंचती है ये बिलो द रीजन हो जाती है, और ये वाली वेव जब यहां पहुंचती है ये अबव द रीजन हो जाती है। तो ये क्या करेंगी, ये चूंकि सेम वेव्स सेम डिस्प्लेसमेंट की वेव्स हैं तो इनका जो रिजल्ट हासिल होने वाला है दैट इज गोना बी नथिंग, ये कुछ भी नहीं होगा। ये वाली वेव और ये वाली वेव एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी नो वेव। क्यों? अगर हमने ऊपर वाली वेव को, ऊपर वाले का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो ले लिया वो 3 cm ले लिया, तो नीचे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास -3 cm हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 3 प्लस -3 तो हमारे पास 0 रिजल्ट हासिल होने वाला है। इसका मतलब है कि इनका रिजल्टेंट आपको किसी किस्म का आंसर नहीं देगा, और इसको कहते होते हैं सुपरपोजिशन, और ये उसका रिजल्ट है जो हमारे पास हासिल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास ये एक वेव है, ये देखें ये वेव जा रही है यूं जा रही है ये, और दूसरी वेव ये है, ये थोड़ी बड़ी है। चलें इसके ऊपर ही करते हैं। देखें दूर बड़ी है ये बड़ी वेव है थोड़ी सी, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट फर्ज करें 3 cm और इसका डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं 5 cm। अब जब ये सुपर इम्पोज होंगे, देखें आपने ऊपर वाली वेव क्या ले ली 3 cm ले ली, और नीचे वाली वेव उसको माइनस में शो कर रहे हैं -5 cm, बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर ऊपर वाली आपने पॉजिटिव ली है so you have to take the negative। आप जब रिजल्टेंट इसका फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट वेव्स xm प्लस xm1 और 2 को हम ऐड कर लेंगे, तो xm1 क्या हमारे पास 3 cm है और xm2 क्या है -5 cm है, तो ये -2 cm हो जाएगी। माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन बिलो, नीचे वाली डायरेक्शन होती है। अब जो इसका रिजल्टेंट आने वाला है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, वो रिजल्टेंट बिलो वाली साइड पे होगा, क्योंकि माइनस का मतलब नीचे।
तो आपकी जो नई वेव आएगी वो इस तरह की आएगी, यानी यू आएगी। अगर सेम ऐसा होता कि ऊपर वाली वेव 5 cm होती और नीचे वाली वेव हमारे पास 3 cm होती, तो दोनों का डिफरेंस +2 cm हो जाता। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेव आती उसकी डायरेक्शन अबव द रीजन होती है हमारे पास, यानी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ होती। तो स्टूडेंट्स ये सारा था इसका एक जनरल सा व्यू, जिसमें आपको ये सारी बातें बताई गई कि एक्चुअली जब दो वेव एक दूसरे के साथ उनका सुपरपोजिशन होता है तो वो रीजन जो ग्रेटर होता है, वेव का जो रिजल्टेंट है वो उसी साइड पे ट्विस्ट कर रहा होता है। मतलब इसका रीजन ग्रेटर था तो आपने देखा रिजल्टेंट भी इसी रीजन में आया हमारे पास। ये 5 cm है, 3 cm है, माइनस करे 2 cm का रिजल्टेंट हमारा इसी साइड पर आएगा। सो इफ वेवलेंथ आर सेम, एम्पलीट्यूड आर सेम, अगर एम्पलीट्यूड इसका सेम हो, ये भी 3 ये भी 3, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बट अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो, वो एक ही साइड पर हो, ऊपर की साइड पर, फर्ज करें अगर एक 3 cm है और दूसरी 5 cm वाली ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लें आप, तो वो दोनों एक दूसरे को ऐड करके 8 cm बना लेंगे एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ। मसलन ये देखें, ये हमारे पास अगर ये एक वेव है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 है, तो जो अगली वेव हमारे पास बनेगी, अगली वेव हमारे पास है वो 5 cm की है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट हो रही है। ये 3 है, ये 5 है, टोटल सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो 8 cm वाली आएगी। ये देखिए 8 cm वाली, ये और इसी डायरेक्शन में आएगी। ये वाली यहां ऐड हुई है तो ये इसी डायरेक्शन में हमारे पास 8 cm की आएगी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक बुक की एक मैंने वेव ड्रॉ की है, आप उसको गौर से देखिएगा। ये एक वेव है जो एक्स एक्सिस वाली वेव है, ये इसका एक्स नाम रख लिया, एक्स वेव ये, और ये वेव है जिसको वाई का नाम रखा गया। ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इनकी सुपरपोजिशन हो रही है। अब होगा क्या, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं, इस वेव का जो ये एक्स वाली वेव है उसका ये पॉइंट ले लेते हैं। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसका यहां से यहां तक वो 3 है, और इस वेव को ले, ये वेव भी इसी पॉइंट पे 3 है, दोनों 3 है। अब अगर मैं जो z एक्सिस की वेव बनाऊंगा, यानी जो इनकी रिजल्टेंट वेव होगी, ये मैंने वेव बनाई, वो इस पोजीशन पर 3 + 3 6 हो जाएगी, यानी यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 हो जाएगा। यानी ये इस तरीके से समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल, ये अगर हमारे पास है ये पॉइंट, ये यहां से यहां तक 4 है एग्जाम्पल, और ये पॉइंट इसका भी यही ले लें, यहां से यहां तक ये हमारे पास 3 है एग्जाम्पल, या 2.5 है। तो ये अगर ये 4 है और वो 2.5 है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 6.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, नई वेव का डिस्प्लेसमेंट, वो इस पोजीशन पे 6.5 हो जाएगा हमारे पास। जहां जहां वो मिल रही है, याद रखिएगा, वहां वहां इनका डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाता है। फिर नया रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेव हम नई जो बनाते हैं वो एक्चुअली वो वेव उन दोनों की वेव का सम होता है उस पॉइंट पर। इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें ये देखें, इस पोजीशन पर यहां से यहां अगर इसका 1 डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी वेव का भी 1 डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों का ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट का हमारे पास 2 हो जाएगा। कोई भी पॉइंट ले लें, फर्ज करें ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर 1.5 है और इसका 2.5 है, 1.5 और 2.5 4 हो जाएगा। तो इसी पोजीशन पे ऊपर चले जाएं, हमारा ये वाली वेव जो होगी ये मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर अबव होगी, यानी ये एक्चुअली ऐड हो जाता है सारा सिस्टम हमारे पास। इसी तरह आप नीचे वाली को भी इसी तरह कर सकते हैं, ऊपर वाली को। ये देखें, ये यहाँ हमारी 1 है, -1 पे खड़ी है ये वाली, जबकि ये -2 पे है। तो फिर इसका जो स्टार्ट होगा इस जगह पर वो 3 पे होगा, -3 पे, बिकॉज दे बोथ आर एट द डाउनवर्ड। सो दे व्हेन दे ऐड बोथ ऑफ देम, when you add both of them and they're going to give you -3, means so your resultant wave would be -3 at that particular point, उस पॉइंट पर आपकी -3 हो जाएगी। सो ये तरीका है स्टूडेंट्स सारे का सारा सुपरपोजिशन का।
सो एज अ होल हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे। व्हेन टू और मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू द सेम रीजन, जब दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे से गुजरती हैं एक रीजन से, जो उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है जहां वो इंटरेक्ट होती हैं, वो उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब टू या टू से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती हैं, तो वो तीन किस्म के जो है वो जो उनके रिजल्टेंट होते हैं वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेयर होती हैं, ये टाइप है इसकी, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, या उनमें बीट पैदा होती है, या उनमें स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होता है। मैं ये तीनों को बारी बारी समझाऊंगा। पहले मैं चलता हूं इंटरफेरेंस की तरफ। व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ट्रेवल विद द सेम स्पीड, एक ही स्पीड से जा रही हो, एंड अलोंग विद द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो जब वो सुपरपोज होती हैं टू फॉर्म इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तो वो इंटरफेरेंस ऑफ वेव बनाती हैं। मसलन ये देखें, ये हमारे पास एक वेव है, ये वेव ए कर लेते हैं, ये वेव है हमारे पास ये, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी है, यानी फर्ज करें एक सेकंड में ये इतनी प्रोड्यूस हुई है, बस। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? द टोटल वेव्स ट्रेवलिंग इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट यूं कहते हैं कि ये टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। एक वेव एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। ये ए हो गया हमारे पास। अब बी वाली वेव्स को गौर से देखिए। अब बी वाली वेव भी हम ये ड्रॉ करते हैं, देखिए ये बी वाली वेव्स है हमारे पास, और ये भी आप इनकी भी फ्रीक्वेंसी देख लें, सेम है, यानी वही एक वेव ये पैदा हुई और दो वेव पैदा हुई एक सेकंड में, ये भी 2 वेव्स पैदा हुई हमारे पास 2 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और एक ही स्पीड से जा रही है, एक ही स्पीड से, यानी इनकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, विद द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दोनों की एक ही जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। Then they superpose to form interference of waves। इसको जब ये दोनों एक दूसरे से सुपरपोज होती है, जब ये मिलती है, इंटरैक्ट होती है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहलाता है। अच्छा, ये वेव्स यूं भी हो सकती हैं, ये देखिए सी भी बना लेते हैं, ये देखिए सी यूं है, ये भी है, ये सी। अब इसमें और इन दोनों में क्या फर्क है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन मतलब एम्पलीट्यूड डिफरेंट साइड पर है, यानी एंगल्स डिफरेंट पे है, लेकिन एक्चुअली फ्रीक्वेंसी देखें दोनों की सेम है। इसकी भी 2 वेव्स पैदा हो रही है 1 सेकंड में, इसकी भी, और इसकी भी 2 वेव्स 1 सेकंड में पैदा हो रही है, और सेम डायरेक्शन है, सेम स्पीड है, तो डायरेक्शन भी तीनों की सेम है। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो ये क्या क्रिएट करेंगी, हमारे पास इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। मसलन देखिए, अगर मैं ए और बी को मिलाने की कोशिश करूं, ये देखिए ए और बी मिल रहा है। ए हमारे पास ये था स्टूडेंट्स, ये, और बी भी हमारे पास यही था, यानी उसी, क्योंकि उतना ही था तो मैंने उतना ही बना लिया। अगर फर्ज करें यहां से यहां ये 4 है, यहां से यहां भी 4 है, तो ये मिलके 8 हो जाएगा। तो ये 8 का एम्पलीट्यूड यहां भी पैदा करेगा, यहां भी पैदा करेगा, यहां भी पैदा करेगा, यहां भी और यहां भी, यानी इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस 8 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर बी और सी को इकट्ठा करूंगा, सो सिंस दे बोथ आर आउट ऑफ द फेस, ये दोनों आउट ऑफ द फेस है, एक हमारी अप पे और एक डाउन पे, ऐसी कंडीशन को कहते हैं आउट ऑफ द फेस, यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। 180 डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट? अगर एक बॉडी यहां जा रही है तो दूसरी यहां जा रही है, तब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता होता है, याद रखना। सो एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, तो दोनों के बीच में कंप्लीटली अपोजिट जा रही है, तो दे मेक 180 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये आपको एंगल्स में समझाया जाएगा, सारे का सारा एक ऐसे बनता है। सो दे मेक 180 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, सो इट मींस दे आर आउट ऑफ द फेस। सो अगर ए की जो है, ये देखें ए हमारे पास ये है, और जबकि सी हमारे पास ये ए है, और सी वाले को मैं यूं ड्रॉ कर रहा हूं,
अब इनका जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वो ये आ जाएगा, a प्लस सी का रिजल्टेंट ये आ जाएगा वेक्टर सम। क्यों? ए भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, सी बिलो 4 सेंटीमीटर, देखो ना, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ये इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैं यहां लिख रहा हूं वैसे ही जनरली क्योंकि अभी आपकी बुक में स्टार्ट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 2 टाइप्स होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये देखिए कंस्ट्रक्शन से लग निकला है कि तामीर करना, बड़ा कर देना। कंस्ट्रक्शन में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि जब 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती है तो वो उन दोनों का इफेक्ट इनहैंस हो जाता है। जैसे देखिए ये दोनों ए और बी आपस में सुपरपोज हुई थी तो इनका रिजल्ट इनहैंस हो गया था और बड़ा हो गया था। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी ये वाली वेव जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी हमारे पास, जबकि ये वाली वेव डिस्ट्रक्टिव, तबाह कर देना, यानी ये एक दूसरे को तबाह कर देंगी। दे गोना कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तो ऐसी वेव्स को कहते होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स में डिस्ट्रक्टिव तब होता है जब दोनों फेसेस में चेंज हो रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव दोनों एक ही फेस में जा रहे हो तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्रिएट होती है। ये 2 इसकी फर्दर टाइप्स हमारे पास इंटरफेरेंस की आ गई। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो इसकी टाइप है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में वो है स्टेशनरी वेव्स। When 2 waves having same frequencies, जब 2 waves जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ट्रेवल विद द सेम स्पीड, एक ही स्पीड से जा रही हो along opposite डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो। मतलब ये देखें, फर्ज करें अगर एक वेव आपकी ये जा रही है, ये आपकी वेव जा रही है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है स्टूडेंट्स? इस डायरेक्शन में। तो दूसरी वेव हमारी वहां से आ रही है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन से आ रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन से यहां आ रही है। जब ये डायरेक्शन दोनों की चेंज है, एक की डायरेक्शन उस साइड पर है और एक इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। आप देखें, ये फर्ज करिए यहां से यहां तक एक टाइम लेते हैं, ये एक वेवलेंथ, ये 2 पैदा हो, यहां भी एक और ये 2 वेवलेंथ पैदा हो हमारे पास 2। जब ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है, फर्ज करो ये हमारे पास उधर से उधर जा रही है, वो इधर से इधर आ रही है, तो ये स्ट्राइक कर जाए तो हमारे पास ये लूप्स बना लेती हैं, यूं इस किस्म के लूप्स बना लेती हैं। इसको स्टेशनरी वेव कहा जाता है। स्टेशनरी वेव्स के लिए एक तो फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है, ये चीज फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। दूसरी हमारे पास सेम स्पीड से आ रही हो और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड भी आमतौर पे सेम होता है, सेम एम्पलीट्यूड, आपकी इस बुक में नहीं लिखा हुआ था, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। लेकिन ये दिस इज नॉट नेसेसरी, बट ये चीजें हमारे पास लाजमी है। तो इनको स्टेशनरी वेव कहा जाता है। स्टेशनरी का एक्चुअली मीनिंग होता है स्टैंडिंग वेव। ये आपको वेव नजर तो आ रही होती है, ये ट्रैवल नहीं कर रही होती, ये अप डाउन वही मूवमेंट कर रही होती है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को एंटी नोड और ये वाले हिस्से को नोड कहा जाता है, यानी इसको एंटी नोड और इसको नोड कहा जाता है। अभी मैं आपको जब ये हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं तफसील से पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं जनरली इसका एक व्यू ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स है। When 2 waves coming from different direction and they superpose each other, they form standing waves, which is called stationary waves. I hope students आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन की जो थर्ड टाइप थी दैट इज बीट्स। बीट्स क्या होती है? When 2 waves having slightly different frequencies, जब 2 waves दोनों के बीच में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का फर्क हो। जैसे देखें ये हमारे पास है, एक वेव हमारे पास जा रही है ये और एक वेव आप देखें ये यूं जा रही है, ये थोड़ा सा फर्क है। देखें, एक वेव, 2 वेव और ये 3 वेव पैदा हुई हैं, 1 2 3 और ये 4 वेव पैदा हुई हैं, यानी 1 सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज होती है
तो ये एक दूसरे का सुपरपोज होकर, और डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए, दे शुड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो इसको बीट्स कहा जाता है। बीट्स के लिए टू वेव शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एंड शुड हैव द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, बट डिफरेंस शुडंट बी वेरी मच लार्ज। ये नहीं है कि एक की फ्रीक्वेंसी अगर 5 है तो दूसरे की आपने फ्रीक्वेंसी को जो 50 कर दिया, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लाइटली 2-3 का डिफरेंस हो, बहुत हुआ तो 10 तक डिफरेंस क्रिएट करें, क्योंकि 10 से ऊपर वाला डिफरेंस आपको शायद फील भी ना हो। ये मैं आपको बीट्स में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन एक बात, इंटरफेरेंस की तरह इसकी डायरेक्शन सेम होती है, तो बीट्स में और इंटरफेरेंस में बहुत गहरा ताल्लुक भी है, ये भी याद रखें। लेकिन स्टैंडिंग वेव जो मैंने स्टेशनरी वेव लाई थी, उसमें जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। यानी एक अगर लेफ्ट टू राइट है, दूसरी राइट टू लेफ्ट आ रही है। सो ये स्टूडेंट्स इसका एक थोड़ा सा हमारे पास मेरा जो था वो इंट्रोडक्शन था। तो तफसील के लिए इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।